वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट हो चुकी है 27 नवंबर। 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, वो भी देखते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इससे जुड़ी हुई, वो आप इजीली यहीं से ऑब्टेन कर सकते हो। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू पहुंचाई जाएगी। और ये है हमारा टेलीग्राम नंबर, सारा कुछ। ये है हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला आता है सीपैक केरला का। दूसरा इकोसिस्टम, गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के रिस्पेक्ट में बहुत जरूरी है पढ़ना। फिर है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट है ये वाले करंट अफेयर्स, को इनको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सारा। सबसे पहला हमारा आता है चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको भी सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में शुरू हुआ था ओबोर इनिशिएटिव के नाम से, जिसमें जो है रास्ता बनाया जाएगा। चाइना का एक एरिया है जिसका नाम है काशगर। काशगर से होते हुए ग्वादर तक, ग्वादर जो कि पाकिस्तान में है, काशगर से ग्वादर तक होते हुए एक पूरा रास्ता तैयार किया जाएगा और वो पूरा रास्ता सीपैक के नाम पे कहलाया जाएगा। ठीक है। ग्वादर कहाँ पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन से रीजन में? बलूचिस्तान में। चाइना का काशगर, काशगर में कहाँ पर है ये? जिनजियांग रीजन। तो इस तरीके से ये सीपैक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेसिक बात इसमें ऐसा हुआ था कि बीच में काफी ज्यादा न्यूज भी थी कि ये पूरा रास्ता जो है वो निकाल कहाँ से रहे थे असल में। ये पूरा रास्ता निकाला जा रहा था वैसे तो इंडिया से ही, पूरा मतलब इंडिया के जो है पीओके का जो रीजन है वहां से निकालने की कोशिश हो रही। तो वो रीजन हमें टॉलरेट नहीं था कि हमारे इंडिया से, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट टू दिस सीपैक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये सीपैक का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर पूरा स्टार्ट किया जा चुका है। और ये बोला जा रहा है कि ये पूरा एक जो प्रोजेक्ट है, इसकी फंडिंग जो है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने मिल करके पाकिस्तान के साथ इसको शुरुआत किया है। तो सीपैक यहाँ पर जो फेस कर रहा है चैलेंजेस वगैरह, वो इसी के ऊपर है। अब यहाँ पर सीपैक में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस इनको फेस करने को मिल रहे हैं। एनओसी सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, टैक्स के ऊपर हो गया, डैम्स हो गए, लोकल लोगों का सपोर्ट ना मिलना, बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होना। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर उनको फेस करनी पड़ रही है। बेसिकली लोकल पीपल जो है ना वो इसके ऊपर बहुत अपोज कर रहे हैं। लोकल पीपल आर नॉट सपोर्टिंग दिस बलूचिस्तान, क्योंकि उनको ऐसा दिख रहा है कि भाई बलूचिस्तान में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो चाइना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पे क्यों जनरेट हो रही है? अगर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के लिए है तो पाकिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो बलूचिस्तान के लोग इसके ऊपर काफी बड़ा रिवोल्ट कर रहे हैं। लोकल रेसिडेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग चाइना को अपना लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देंगे। वहां पे जो अनस्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं चाइना के, हम उनको यहाँ पर आजादी नहीं देंगे, जमीन नहीं बेचेंगे, यहाँ पर अपने बंदरगाहों को नहीं यहाँ पे देने पाएंगे। तो बेसिकली पूरे के पूरे बलूचिस्तान में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ गए हैं। एंटी चाइना का मतलब है यहाँ पर चाइना के विरोधी भावनाएं काफी बढ़ गई हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पाकिस्तान में चाइना ने यहाँ पर करप्शन के चलते प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे रोक दिया है। काफी सारी कमिटीज बैठी इसके ऊपर और उन कमिटीज का भी ये कहना था कि हम लोग अभी यहाँ पर फंडिंग को रोक रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इसका प्रॉपरली फेज वगैरह साइन हो रहे हैं और नई नई कंट्रीज को इंक्लूड किया जा रहा है। चैलेंजेस काफी ज्यादा हो रहे हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है ऊपर से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के, उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी खूब रहते हैं। तो इस वजह से ये पूरा जो सीपैक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, आपको लोकेशन सबको यहाँ पर जो है क्लियर है कि कहाँ से बात हो रही है इसकी। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर 3000 किलोमीटर का कितना एरिया है, पूरा ये 3000 किलोमीटर शेयर कर रही है। राइट। तो सीपैक अपने आप में ये काफी ज्यादा न्यूज में है, हमेशा से ये रहा है, 2015 से शुरू हुआ था। इसका जो पूरा यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है वो चाइना डेवलपमेंट बैंक CDB
उस पे स्टार्ट होगा। एक बैंक है एक्सिम बैंक, उसने यहाँ पर फंड किया है। एक है सिल्क रोड फंड, उन्होंने पूरा यहाँ पर फंडिंग इसके लिए किया हुआ है। इसके अलग से एक वेबसाइट भी बनी हुई है, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से वेबसाइट के थ्रू सारा कुछ पढ़ सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये सारे निकल के आए हैं। पोर्ट्स के नाम यूपीएससी सीएपीएफ में एक बार आए थे कि ये लोकेशन कहाँ पे है इनकी, क्वेश्चन ऐसा पहले भी बन चुका है इसके ऊपर। न्यूज तो बहुत टाइम से ही है ये वाली। बाकी प्रोजेक्ट तो मेन यही वाला है इस पूरे इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमसे भी पूछा जा सकता है ना, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है सीपैट के ऊपर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये पूरा आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा जरूरी है। अगला आता है केरल का ओनाटुकारा सीसे, क्योंकि अभी इसको जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग जिसको भी दिया जाता है वो हम लोग हमेशा ही कवर अप करते हैं। तो अब ये देख लेते हैं उन्नाचुकारा या तिल जो है उसको यहाँ पर मिला है। क्या है इसमें खास बात, इसकी काफी ज्यादा एक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये बात है भाई कि ये जो पूरा केरल का है, कहाँ का है ये पूरा केरल, और यहाँ पर ये बोला गया कि इसको और ज्यादा इंक्रीज करेंगे इस पूरे सिसेम या तिल को। अभी जो इसका पूरा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है वो 6000 हेक्टेयर्स है। From 6,000 hectares to 2,600, sorry, not 6,000, it's only 600। 600 से 2,000 हेक्टेयर्स तक इसको पूरा एक्सपैंड किया जाएगा। उस पूरे ग्राम पंचायत के रीजन में ₹40 पर एकड़ हर फार्मर को यहाँ पर तिल की इस खेती के लिए पैसा दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, और फिर उसके बाद लोकल एरियाज में मिलकर के इसको इंक्रीज करेंगे। अभी ये 600 में की जाती है कुछ रीजन में केरल के, जैसे कि एलाफूजा, कोल्लम और पठानीमित्ता, इन रीजन में अभी फिलहाल की जाती है, जिसकी और ज्यादा लोकल लोगों को असिस्टेंस देके सीड डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। और उस हिसाब से इसकी जो पूरी एक तरीके से आप कह लो जो एरिया है उसको और इंक्रीज करके इंक्रीमेंट इसमें दिया जाएगा। जीआई टैग्स के बारे क्या होते हैं ये मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वहां की पहचान बनाने के लिए एक अलग से जो दिया जाता है उसे हम जीआई टैग कहते हैं, जो कि वहां पर उस एरिया की एक पहचान बन जाता है। जीआई टैग जो है वो किसी भी हैंडीक्राफ्ट, फूड आइटम, एल्कोहलिक किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर दिया जा सकता है। जीआई टैग्स जो है यहाँ पर वो 10 सालों के लिए वैलिड होते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय एंड इंडस्ट्रीज इसको प्रोवाइड करती है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक कहते हैं इसको। अभी तक बहुत सारे जीआई टैग्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं, हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जो कि एक पहचान बन जाते हैं उस रीजन की। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में। दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाली टी है जिसको सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। बहुत है, अभी मैं बात करूं तो इतने सारे हमारे जीआई टैग्स हैं जिसमें भरे हुए हैं। धीरे धीरे करते करते आप पढ़ेंगे तो आप जब पूरा रीड करोगे कि कितने नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं तो बहुत सारे हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, एक साथ अभी उत्तराखंड में बहुत सारे आइटम्स को एक साथ दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ जीआई टैग्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 600 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है। मतलब अभी फिलहाल जो है वो याद रखना है कि ये एक तरीके से खेती वाली की जाती है। 465 जीआई टैग्स हैं, नहीं 600 से ज्यादा है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जीआई टैग के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करंटली न्यूज में होगा उसको याद करके चले जाओगे उतना भी बहुत है। ठीक है, जीआई टैग में बेसिकली आपको एक आईपीआर मिल जाता है ना। इसकी एप्लीकेशन होती है, रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर कराने के बाद ही देते हैं हमारी मिनिस्ट्री जो है। मिनिस्ट्री में भी एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये DPIIT। ये DPIIT जो है ना, ये प्रॉपरली यहाँ पर इन सारों को एक तरीके से प्रोवाइड कराता है। ये है अथॉरिटी प्रोवाइड कराने के, तो यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलता है। ये भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है।
ठीक है भाई, ये सारे फैक्ट्स दिमाग में रख लेंगे सब लोग। नेक्स्ट हमारा थर्ड आर्टिकल है कदालूंदीज श्रिंकिंग मड फ्लैट इकोसिस्टम। अब केरला के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर मड फ्लैट्स जो है वो देखे गए। अगेन न्यूज जो है वो केरला की है। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरी न्यूज है वो ये कह रहा है कि जो पूरा रीजन है कदालूंदी का, ये एक बर्ड सैंचुरी का भी रीजन है। वहां पे काफी ज्यादा श्रिंक होती जा रही है मड फ्लैट। तो उस इकोसिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि असल में ये क्या है, मतलब इसकी वजह से बर्ड्स काफी दूर होती जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ है जो इकोसिस्टम इतना ज्यादा खराब हो गया है वहां का। ठीक है, असल में यहाँ पर बहुत सारी ये पूरी जो एक जगह है, इस पूरी जगह में आपको सैंड के साथ साथ काफी सारा सैंड जो है वो देखने को मिलेगा। सो कुछ बर्ड्स आती हैं बाहर से कदालुंदी में, जो कि केरला में है। 8 हेक्टेयर का एक लैंड है जो कि अच्छा खासा जो है एक न्यूट्रिएंट रिच एरिया है। और अब ये 8 हेक्टेयर्स का रिड्यूस होके पूरा 1 हेक्टेयर में आ गया है। ठीक है, मड फ्लैट है, मड फ्लैट। अब मड फ्लैट क्या चीज होती है? असल में क्या होता है, मड फ्लैट एक टाइडल फ्लैट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया, वाटर बॉडी एक ऐसी जो कि टाइड से कवर होती है, आसपास कोई वेजिटेशन नहीं होती वहां पर। ये श्रिंक होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल में ड्रॉप होता जा रहा है। वाटर का कंजम्पशन ह्यूमन बहुत ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर वाटर लेवल श्रिंक होता जा रहा है। श्रिंक मतलब सिकुड़ता जा रहा है। तो मड फ्लैट्स को हमें प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की जरूरत है, वरना इनका 8 हेक्टेयर का 1 हेक्टेयर में रह गया तो जो आने वाली बर्ड्स है यहाँ पर, जो बाहर से आती है सी बर्ड्स, ऐसे तो वो आएंगी ही नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफी ज्यादा ये लोगों को भी समझाने की कोशिश करी है वहां के रीजन के, कि भाई इस तरीके से आपको स्टॉप करनी पड़ेंगी इन चीजों को। और इस तरीके से अगर हम स्टॉप करेंगे तो एक बेटर रहेगा। बाकी इसके अंदर वही है मेन चीजें कि काफी ज्यादा मैंग्रोव्स रीजन को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे। पूरा रीजन जो है उसमें मैंग्रोव्स भी हैं, लेकिन वही है कि वो अब रैपिडली कम होते जा रहे हैं मैंग्रोव्स भी। ठीक है, अब इसी में ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसमें बचा के रखें। मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन को कंट्रोल करने में, कार्बन एमिशंस को। ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि लोकल पीपल तक और क्लाइमेट चेंज में कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, दृष्टिकोण एक नया अपनाने की जरूरत है इसमें। माइग्रेटरी बर्ड्स उसी रीजन में आके प्रेफर करती थी, वहां से माइग्रेटरी का मतलब ये होता है कि उस रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पा रही तो वो दूसरे रीजन में आके सर्वाइव करने की कोशिश करती थी, और उस एरिया में उनको अच्छा खासा एक एरिया मिल जाता था। अब ओपन मड फ्लैट वो इजिली वहां पर वो बैठ जाती थी ताकि वो किसी शिकारी से बच के रहे। लेकिन अब वही है कि अब मड फ्लैट यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, किसी को ना देखने को मिल रहा है। ठीक है, उस जगह पे काफी ज्यादा शिकार भी फिर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से वो जो एक तरीके से जो रीजन है वो सिकुड़ने की वजह से हमारी जितनी भी बर्ड्स हैं उनको यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसी चीज देखने को मिली है। ठीक है, तो ये था आपका एक आर्टिकल जो कि आपको दिमाग में रखना है। अगला आर्टिकल आता है गवर्नर के ऊपर। क्या गवर्नर, कोई भी स्टेट ने अगर बिल को पास कर दिया है तो क्या बिल को पास करने के बाद कोई भी गवर्नर उसको होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, यही आर्टिकल है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही बोला है तमिलनाडु की सरकार को। तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनके ऊपर ये चीज है, RN रवि नाम से है वो, जिन्होंने स्टेट असेंबली ने दोबारा पास कर दिया उन बिल को, और उनके ऊपर अभी भी उन्होंने दोबारा पास किया, रीपास्ड। उन पे विद होल्ड डाला हुआ है, होल्ड पे उनको रखा हुआ है, एसेंट नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए उनका स्पेशल सेशन भी बुलाया, दोबारा से बिल्स को पास किया और गवर्नर तक दोबारा पहुंचाया, उन पर आज भी ये चीज नहीं दी गई है। तो बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ जो है वो लिखा हुआ है, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में यहाँ पे लिखा है कि गवर्नर को बिल पास करना है, वो बिल्कुल बिल को होल्ड करके रख सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए।
और अगर मनी बिल है तो वापस से उसको भेज भी सकता है। तो ये सब बातें तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ आर्टिकल 200 में लिखी हुई है। लेकिन कुछ जगह पे गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, गवर्नर को वीटो भी दी गई है। और इसकी इन्हीं इन्हीं की वजह से जब कोई बिल पास नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो ये जो बिल्स में डिले हो जाता है, ये सबसे बड़ा इशू बन जाता है गवर्नर के ऊपर, जिसे गवर्नर डिलेज भी कहते हैं। तो इसके ऊपर काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज है कि क्या इसको कैसे स्टॉप करना चाहिए, गवर्नर को किस प्रकार से बिल्स को टाइम से पास करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पे लेना ही चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बाकी ये छोटा सा आर्टिकल भी गवर्नर के ऊपर याद रखिएगा। बाकी देखिए, ये वाला जो पूरा आर्टिकल है ना, ये आपका जो जीएस पेपर 2 होता है ना मेंस में, उसमें खूब इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहां पे इससे सवाल बनते हैं कि गवर्नर्स का रोल क्या है, गवर्नर से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर जीएस पेपर 2 मेंस आंसर राइटिंग में कई बार इससे सवाल पूछ लेते हैं। लास्ट है हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन, अभी हाल फिलहाल में बनाई गई है, बिल के ऊपर क्रिएट की गई है, जिसमें ये बोला गया कि हम पूरे फार्मेसी से जुड़े हुए एथिकल स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करेंगे ताकि पब्लिक ट्रस्ट फार्मेसी पूरे प्रोफेशन में बना रहे और पूरे इंडिया में फार्मेसी से जुड़ी हुई जितने भी चीजें हैं उससे कुछ ना कुछ हमें फार्मेसी को इम्प्रूवमेंट मिलती रहे। तो इसे कहते हैं हम नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, ताकि फार्मेसी को एक इजी रहे। इसके ऊपर ड्राफ्ट रिलीज किया जा चुका है एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ये पुराना जो हमारा बिल है 1948 का, उसको यहाँ पर हटा करके नया बिल लेकर के आ रहे हैं, रिप्लेस किया जा रहा है। कौन सा बिल? 1948 का, जिसमें फार्मेसी जो है उनकी किस तरीके की क्वालिटी रहेगी, और फार्मेसी के जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पर अगर आप कोई भी पढ़ाई या कुछ भी किसी भी प्रकार का कर रहे हो तो उसमें कैसे बेटर कर सकते हो, वो सारी बातें जो होती है ना, वो सब कुछ यहाँ पर इजी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 का जो रिलीज किया गया है। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि सबसे पहली चीज तो ये वाला पूरा एक जो है ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये रिलीज कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये आईईए रिलीज करता है, इंटरनेशनल एनर्जी जो है वो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से रिलीज करती है और ये सब अपना डिटेल में बताती है कि क्या क्या चीजें कैसी कैसी रहेंगी। ठीक है भाई, तो इसमें ये वाला आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। इन्होंने ये बोला है, आईईए ने, जो एनर्जी एजेंसी ने, कि इंडिया की डिमांड्स आगे आने वाले टाइम में बढ़ती जाएगी, और इन्होंने बोला है कि 30% तक यहाँ पर CO2 का एमिशन कम होगा 2030 तक। 50% तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, उतना तो नहीं होगा, ये तो आप लोग भी समझते हो। 50% नहीं, 30% तक एमिशन को और कम कर दिया जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट में जो हमारे सोलर पीवी होंगे उसकी जो है शेयर बढ़ा दिया जाएगा 60% 80% के हिसाब से। नहीं, नए सोलर जो पीवीज आएंगे उसकी जो खपत है, उसका जो यूजेज है वो और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये इनके रिपोर्ट में बताया गया है, अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पूरा ये वाला आर्टिकल। लास्ट क्वेश्चन है भाई, जो आपको पता है क्यूआर कोड्स है, ठीक है, जो हमारे FSSAI है, जो हमारा पूरा, आपने देखा ही होगा हर प्रोडक्ट के पीछे FSSAI का पूरा एक मार्क होता है, उसके द्वारा जो क्यूआर कोड फूड प्रोडक्ट्स पे जनरेट किए जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा आर्टिकल है। तो क्यूआर कोड्स के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो क्यूआर कोड एक बार कोड होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल नहीं होता। क्यूआर कोड एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है पूरी इंटरनेट मार्केट में, ये सारी चीजें जो जनरेट करते हैं। तो क्यूआर कोड एक, क्यूआर की फुल फॉर्म पता है? क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स, है ना। आप जैसे ही आप क्यूआर को स्कैन करते हो, बहुत जल्दी आपका स्कैन हो जाता है। तो क्यूआर कोड है जो कि असल में 1994 में जापान ने स्टार्ट किया था। जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है डेंजो वेव, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। डेंजो वेव बार कोड वगैरह बनाती है ये, डेंजो नाम से जापान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो क्यूआर कोड बनाए गए जो कि आपकी सारी इन चीजों को रीड कर सकता है। एक अलग से कोड जनरेट किया जाता है बार कोड के तरीके से। इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं, ठीक है। FSSAI ने बोला कि भाई आप किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करोगे तो उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई डिटेल सारी आ जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, उससे जुड़े हुए सारे इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, उसमें किससे एलर्जी हो सकती है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायरी हुई, सारी डेट्स यहाँ पर उसमें क्यूआर कोड्स में दे दी जाती है।
और ये जो पूरा एक सबके लिए यहाँ पर ये जो स्टार्ट किया गया है, ये सबके लिए स्टार्ट किया गया है ताकि हर व्यक्ति को यहाँ पर सेफ फूड की एक अवेलेबिलिटी मिल सके। तो उसे हम कहते हैं क्यूआर कोड का प्रेजेंट होना। अगला आर्टिकल भूटान और चाइना की बाउंड्री के ऊपर है। देखो भाई, हमेशा ही आईआर पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है ना, आता है क्वेश्चन, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। अभी हुआ क्या है कि इंडिया और भूटान के तो मैं हमेशा कवर करवा देती हूँ, ये आर्टिकल भूटान और चाइना के ऊपर है। भूटान और चाइना की बाउंड्री के ऊपर कुछ बातें अभी शुरू हुई हैं, और इन्होंने अपनी पूरी तरीके से बात स्टार्ट करी है कि हम लोग किस 7 सालों के बाद स्टार्ट करी है इन्होंने बातचीत आपस में, क्योंकि एक बहुत लंबा डिस्प्यूट है इनके बीच में। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है इन्होंने आपस में बातचीत शुरू करी है, सही चीज है, चलो कोई ना। वही भी बेसिक बात है कि इसमें इंडिया कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे। चाइना और भूटान करीब 477 किलोमीटर का यहाँ पर बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। इसमें इंडिया का कंसर्न आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों में भूटान के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, पांडी दोरजी करके नाम है उनका, वो चाइना भी गए हैं। तो वही है, ये पहली बार किसी भूटान के फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पे मीटिंग रही है। इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। 1950 में जो है तिब्बत का जब पूरा आया था, तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। डोकलाम का सबसे बड़ा रीजन है। असल में 3 रीजन पे डिस्प्यूट्स थे उनके। एक तो वही है डोकलाम, एक है जाकरलंग, एक है पासमलंग। ये 3 पे डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। इंडिया का कंसर्न यही है कि सबसे पहले डोकलाम के ऊपर, डोकलाम क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है पूरा उससे जुड़ा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए इशू है, क्योंकि यही वाला रीजन चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्ट करता है पूरे नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया को। बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के रीजन में पड़ता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे समझाते हुए बताना है। आप शुरुआत ऐसे ही करोगे कि इतना किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे ऐसे शेयर करते हैं, और ये 3 रीजन पे इशू आ रहा है। तो ये सारी बातें आप लिखते हुए पूरा अपने आंसर को बताएंगे कि इंडिया की पॉलिसी और इंडिया के कंसर्न्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो आंसर की शुरुआत और इस तरीके से आंसर को कंप्लीट करोगे। डिस्कशन मैंने आपको साथ इसकी पूरी कर ली, आपको ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है भाई। यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिएगा ये सारे आर्टिकल्स को। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।